कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विथ फोकस पर। हम लोग क्या पढ़े थे, अभी तक पढ़ाया गया था। कल हम लोग चैप्टर चालू किए थे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बताया भी गया था प्रकाश का रिफ्रैक्शन कब होता था, जब दो मीडियम आते थे और उसके मीडियम के इंटरफेस मतलब उस अपवर्तक तल पर उस प्रकाश का क्या होता था, अपवर्तन होता था। और हमने बताया था कि अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में जाते समय अपने मार्ग से क्या हो जाए, विचलित हो जाए। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती थी, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती थी। इसके बाद हम लोगों ने अपवर्तन के नियम भी पढ़े थे। क्या होता है अपवर्तन के नियम, क्या बताए गए थे कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों कहाँ होते थे, सेम प्लेन, एक ही तल पर होते थे। इसके बाद आगे भी पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था कि जो क्या होता है कि स्नेल का नियम बताया गया था ना, कि आपतन कोण कीजिए तथा किसी भी एक माध्यम में एक ही प्रकाश के एक ही वर्ण के रंग ना, एक ही प्रकाश का रंग। हमने कहा था ना प्रकाश, अभी बताया जाएगा आगे जब चैप्टर पढ़ोगे कि प्रकाश कितने कलर से बना हुआ है ना, तो हम केवल इसमें 7 कलर की बात करेंगे। श्वेत जब भी किसी प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारेंगे तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, ना तो उसके ऊपर के हम देख पाते हैं ना तो उसके नीचे। तो इसलिए इन रंगों को दृश्य कहे जाते हैं, दृश्य रे होती हैं। तो इनके बारे में जब भी बताया जाएगा तो हमको एक बात समझ में भी आती है, जब बादल छाए होते तो आसमान में कभी कभी ना बारिश के मौसम इंद्रधनुष दिखाई देता है, रेनबो 7 कलर का। तो वहाँ भी समझ में आता है कि क्योंकि प्रकाश तो एक ही आता है लेकिन वहाँ अपने 7 रंगों में टूट चुका होता है। तो प्रकाश जो श्वेत रे दिखती है वह एक रंग की नहीं होती, वो 7 रंगों का क्या होती है, मिश्रण होती है। तो एक बात हमको समझ में आई कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी के प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है ना। तो यहाँ पे अलग अलग रंग होते हैं हर प्रकाश, और इसलिए यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं कि हमको जब भी हम अपवर्तनांक की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, किसी एक प्रकाश वाले रंग के लिए क्या होता है, किसी एक प्रकाश वाले रंग के लिए आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसी को हम साइन आई अपान साइन आर हम लोग कल देखे भी थे, वो नियत होता है। ये प्रैक्टिकल है, प्रायोगिक है। उन्होंने देखा कि नियत आ रहा है, स्नेल ने किया था, इसलिए इसको क्या कहा गया, स्नेल का नियम कहा गया। और मैंने कहा गया था इसी स्नेल साइन आई अपान साइन आर को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं मीडियम का। अच्छा, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब माध्यम का अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, किस मीडियम का, हमने कहा जहाँ से रे भेजेंगे वो जब तक रे चल रही सीधी चल रही एक मीडियम में। अब कोई दूसरा मीडियम आएगा, मीडियम चेंज होगा, ये लाइट ऑफ रे क्या होगी, अपने मार्ग से डिवाइड, इसका थोड़ा डेविएशन होगा, विचलन होगा। और जैसे ही विचलन हुआ तो किस मीडियम ने विचलन किया, जो मीडियम विचलन कराएगा, डेविएशन कराएगा, हम उस माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं या उसका अपवर्तनांक कहते हैं। जब भी कहेंगे तो किसकी अपवर्तनांक की बात होगी, ये इधर एक माध्यम ये था, मान लो उधर कांच होता तो इधर से जब रे आ रही थी तो ये वाला जो मीडियम है इस परावर्तक तल के बाद ये इसका डेविएशन करा रहा, तो हम इसके अपवर्तनांक की बात करेंगे। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका। ये जो अगर कांच है तो कांच का, तेल है तो तेल का, बेंजीन है बेंजीन का, जो भी हो। तो एक बात हमको समझ में आती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, जो मीडियम क्या कराता है, उसका डेविएशन कराता है, विचलन कराता है, ठीक है, अर्थात उसको अपने मार्ग से विचलित कर देता है। और भी कुछ सीखे थे, क्या सीखे थे कि प्रकाश किरण जब भी विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, अभिलंब की ओर झुकती है, और जब सघन से विरल जाती है रेयरर टू डेंसर तो क्या होती थी, बेंड होती थी किधर, नॉर्मल की ओर, और डेंसर टू रेयरर होती थी तो नॉर्मल से दूर हटती थी। हम कहते थे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है। और पढ़े थे कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनकी चाल क्या होती है, बदल जाती है। और जब विरल से सघन में जाती है तो चाल घट जाती है, सघन से विरल में जाएगी तो चाल बढ़ जाएगी। तो विरल से सघन में जाते समय प्रकाश की चाल क्या होती, घट जाती, और उनके चालों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ओके। तो एक चीज़ हम, अच्छा यहाँ से एक चीज़ और समझ में आती है कि चालों का अनुपात भी क्या होता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 एंड मीडियम 2 दोनों का हम रेशियो लेते थे, वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाता था। और साइन आई अपान साइन आर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाता है। अर्थात जब दोनों चीज़ें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाती हैं तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हेडिंग डाल लेते हैं, रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेशन ऑफ, दिख ही रहा होगा, रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स with speed of light।
स्पीड ऑफ लाइट मतलब रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका संबंध? प्रकाश की चाल का उसके अपवर्तनांक से संबंध। ठीक है, यही हेडिंग डाल लेंगे। इसके बाद पढ़ाई दिए गए अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध हम लोग पढ़ ही ले। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। मान लो दो मीडियम होते, एक ये, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई, ये कौन सी रे? इंसिडेंट रे। इस पॉइंट पे इस इंटरफेस परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक है कि अपवर्तक है? यह अपवर्तक है ना, इंटरफेस। इस इंटरफेस पे एक हम नॉर्मल ड्रा कराएंगे। अब चूंकि अगर ये मीडियम डेंसर हो, सघन हो, इधर रे कौन सी? आपतित किरण है, इधर आते समय क्या होगा? जाना सीधे चाहिए था, सीधे नहीं जाएगी। क्यों? डेंसर है तो इधर बेंड हो जाएगी, बेंड हुई, निकल गई ये। तो नॉर्मल और इसके बीच का बना कोण अपवर्तन कोण होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल। और ये कौन सा होगा? आपतन कोण। इसको आई से दिखाते हैं, इसको आर से दिखाते हैं। ये कैसा है? रेयर है, विरल है। विरल से सघन में जाने पर अविलंब की ओर झुकती है। अब हम कहते हैं प्रकाश की चाल से संबंध ना, रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, यह लाइट कह रहा अलग अलग माध्यम में कैसी? मान लीजिए ये अगर हम लेते एयर ले लें, ये ले लें, गिलास ले लें, देखो जो मन हो वो लेना, 1 2 रखना, 1 2 रखो भी। हम बहुत सारे रिलेशन कराएंगे ना। तो कहता कैसा होता है? तो मैंने कहा था ना, किसी भी माध्यम में इसमें अगर चाल V1 होती, इसमें कितनी होती? V2 होती। तो हम लोग क्या देखें? साइन आई अपान साइन आर करेंगे, किसके इक्वल आएगा? V1 अपान V2, क्योंकि साइन आई अपान साइन आर भी किसको दिखाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। और V1 अपान V2 भी किसको दिखाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। अच्छा, V1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यही तो हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे? साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू V1 अपान V2। अच्छा, V1 है क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। इसको कैसे लिख देंगे? इधर लिख दें। अच्छा, साइन आई अपान साइन आर हम लोग पीछे पढ़े थे, क्या पढ़े थे? 1 and 2 लिखते थे इसको। 1 and 2, 1 and 2 मतलब 1 क्या होता था? पहला मीडियम, और 2 कौन सा होता था? दूसरा मीडियम। और यहाँ पे पहला मीडियम क्या है? एयर। एयर के किस लेटर से लिखा जाएगा? ए से। गिलास को लिखोगे तो इसके किस लेटर से लिखोगे? जी से। तो इसको हम 1 की है क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे, और 2 की है क्या लिख देंगे? जी लिख देंगे। ठीक है, इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर की जगह हमने ये लिख दिया ए एन जी इक्वल टू V1 अपान V2। V1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और मीडियम 1 क्या है? ए है। ए मतलब एयर। फिर नीचे क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना? किसमें? ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी? प्रकाश की चाल हवा में, प्रकाश की चाल कांच में। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। हो गया। इसे जब भी निकालना होगा। अच्छा, 1 and 2 रखते तब क्या होता है? फार्मूला बन गया। फार्मूला ऐसे बनता है ना, 1 and 2 लिखते तो क्या लिखते? स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 अपान इस देखो, स्पीड ऑफ लाइट क्या लिखते? इन मीडियम 1 अपान, यहाँ पे पूरी चीज़ वही लिखते, केवल रेशियो होता। इधर क्या लिखते हैं? मीडियम 2। ठीक है, इसका मतलब जो 2 है वो देखो हम देखते हैं कहाँ है बाद में, तो बाद वाला ये आएगा, ये पहले आएगा। और सबको पता है इंडेक्स किसका निकालना है। हम यहाँ पे पूछें किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हैं, किसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, सबको पता है कौन मोड़ता है। यहाँ पे कांच मोड़ रहा है, तो यहाँ किसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं? कांच का निकाल रहे हैं ना। किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? वायु का। मैंने कहा ना, जो मोड़ेगा उसी का हम लोग अपवर्तनांक निकालते हैं। अच्छा, वायु में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, कांच में उससे कम होती है। और हम जब भी निकालते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा ही होगी। अगर ऊपर वाली एयर है तो जिसके साथ निकालते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? हमने कहा वायु या निर्वात,
क्योंकि दोनों वायु 1.00 कुछ करके 3 होता है, तो उसको लगभग 1 ही मान लेते हैं। क्यों? वैक्यूम का हम कितना लेते हैं? 1। तो उसके बाद जितनी भी चीज़ें लेते हैं सब उससे क्या होता है, सब में चाल उनकी कम होती, तो रेशियो 1 से ज़्यादा आता जाता है। उन सबके रेशियो का अध्ययन करते हैं तो सबको पता है वायु का जो हम लोग पढ़ते हैं तो 1.00 करके 3 आता है, इसलिए इसको हम समथिंग कितना ले लेते हैं? 1 लेते हैं। इसके बाद जल को पढ़ोगे, जल और बर्फ, तो देखो ये लगभग सेम ही होते हैं ना, इसका 1.31 और 1.33 होता है, तो इसको ले लेते हैं। कांच ले लेते हैं, कितना आता है? 1.52। ऐसे बहुत सारी डाटा आ जाती हैं। आप हाई स्कूल की बुक उठाएंगे तो उसमें जितने भी अपवर्तनांक लिखे हुए हैं सब लिख लेना, है ना। बर्फ और लिखना चाहो तो लिख लो, बर्फ का लिखोगे 1.31 हो जाएगा, बाकी सारे पढ़ते रहोगे। और जल का 1.33 मैंने लिख ही दिया है, और कांच का ये हो गया। अच्छा, ये सब अपवर्तनांक क्या दिखा रहा है? और भी लिखो, बहुत सारी बुक में तुमको डाटा लिखा होगा सारे चीज़ों का अपवर्तनांक, तेल का लिखा होगा, बेंजीन का लिखा होगा, और बहुत सारे फिलामेंट सबके जो है क्या अपवर्तनांक लिखे हुए। अच्छा, ये अपवर्तनांक दिखाते क्या है? सबको पता है वायु में सबसे ज़्यादा है वायु। अगर वायु को हम 1 ले लें तो जल में क्या चाल उससे कम हुई है क्योंकि अपवर्तनांक बढ़ गया, और कांच में और कम हो गई क्योंकि इसका अपवर्तनांक और बढ़ गया। तो अपवर्तनांक देखने से फायदा हो जाता है, वो दिखाता जाता है कि उसमें कितनी लाइट की जो स्पीड है वो कम होते जा रही, स्पीड ऑफ लाइट लगातार कम होते जा रही, बस अपवर्तनांक किसी को दिखाने के लिए। अच्छा, ये इससे एक चीज़ और पता चलता है कि जितनी भी स्पीड ऑफ लाइट कम होती जा रही है उसका डेविएशन उतना ज़्यादा होते जा रहा है। ठीक है, कितना डेविएशन हो रहा है, ये कितना मोड़ते जा रहा है, जितना मोड़ पाएगा वही तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक, ओके, तो मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। अच्छा बोलो, सबको पता है एयर की डेंसिटी अलग है और इसकी डेंसिटी, मीडियम बदला, डेंसिटी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, ये मीडियम दूसरा है। और अगर डेंसिटी सेम होती तो क्या बदलता? नहीं बदलता। इसका डेंसिटी के अलग होने पर ही क्या होता है? उनका रिफ्रैक्शन होता है ना। नॉर्मल की तरफ क्यों झुकी? क्योंकि सबने कहा यहाँ पे डेंसिटी कैसी थी? रेयर में थी, यहाँ डेंसिटी कैसी है? डेंसर में, इसीलिए वो बेंड हो गई। और उल्टा होता तो हट जाती। इसके बाद एक टॉपिक हटा दिया गया तुम लोग में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण तथा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हटा दिया गया, तो हम लोग कराएंगे भी नहीं। इसके थोड़े से रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1-2, कि कैसे जो है धोखा होता है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। मान लीजिए पानी, एक बाल्टी में आप लोग सिक्का रखा हुआ है और बाल्टी के अंदर ये फिर से बना एक ये क्या रखा हुआ, मान लीजिए टब रखा हुआ है, टब के अंदर बहुत सारा वाटर है। वाटर कैसा होगा? एयर के अपेक्षा डेंसर होगा ना। मैंने कहा यहाँ तक की भरा हुआ था, मैंने यहाँ पे क्या बना दिया? इंटरफेस है, ये इसका क्या है? इंटरफेस है। इसके बाद मैंने कहा जैसे ही यहाँ पे अगर मान लीजिए एक सिक्का रखा हुआ है, अब ये सिक्के से रे ऑफ लाइट चली, एक पहुँची ये। अच्छा बताओ, जब भी इस सिक्के से रे ऑफ लाइट चलेगी, यहाँ पे इसका इंसिडेंट पॉइंट होगा, इस पे हम नॉर्मल खींचेंगे। अब ये डेंसर मीडियम है क्योंकि क्या है? वाटर है, और ये कैसा है? रेयरर है क्योंकि वायु है। डेंसर टू रेयरर जाएगी तो क्या होगा? नॉर्मल से दूर हटे, जाना कैसे चाहिए था? सीधे नहीं जाकर ऐसे चली गई, ऐसे तो हुआ। एक हमने कहा रे ऑफ लाइट दूसरी गई थी, ये देखो इसकी रे ऑफ लाइट यहाँ पे। अब चूँकि हम भी यहाँ पे नॉर्मल खींचे अगर, तो बोलो ये भी क्या होगा? जाना सीधे चाहिए था, सीधे ना जाकर ये ऐसे गई। और सबको पता है ये कैसी गई? ये देखो ऐसे, ये यहाँ पे कैसी हैं? अनपैरेलल है, तो यहाँ आगे बढ़ती जा रही हैं। जबकि जब आगे असमांतर होती तो क्या होती? इनको जब पीछे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं मिलती प्रतीत होती हैं। हम यहाँ पे आँख लगाए बैठे हुए थे, ये यहाँ पे चुन्नू भाई साहब हम नहीं थे, चुन्नू थे। तो चुन्नू जो है यहाँ से देख रहे थे, और ये जब देखे चुन्नू तो इनको क्या लग रहा है? चुन्नू जब भी देखेंगे इसको ऐसे तो उनको क्या दिखाई देगा? है ये रे ऑफ लाइट, उनको तो ऐसे दिखेगा नहीं कि यहाँ से यार ये इसको जब ये पीछे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्रतिबिंब बनाने का तरीका क्या सीखा है कि जो भी रे ऑफ लाइट हमको जहाँ से आती हुई प्रतीत अपीयर होंगी, वो जहाँ पे आती हुई, तो इनको जब मैं पीछे बढ़ाऊँगा ऐसे बढ़ाना चालू किया, ये ऐसे पहुँची और यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देंगी। तो सबको पता जब यहाँ मिलती हुई दिखाई देंगी तो सिक्का कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। ये देखिए, तो इनको जब हमने पीछे बढ़ाया, ये ऐसे, ये देखो ये ऐसे बढ़ाया, तो देखो ये यहाँ पे मिलती दिख रही थी। अब चूँकि जब यहाँ मिलेगी तो सिक्का कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा, देखो ऐसे। अब बताओ, सिक्का पहले ज़्यादा गहरे था, अब थोड़ा सा क्या दिख रहा है? उठा हुआ,
कैसा दिख रहा है, उठा हुआ। चुन्नू को सिक्का ऊपर दिखेगा, उनको लगेगा बाल्टी में सिक्का थोड़ा ऊपर। अच्छा, ऐसा भ्रम होता है। आप लोग पानी में बहुत सारी चीज़ें देखते तो लगता है थोड़ी कम गहरी है, कूदो तो ज़्यादा दिखाई देता। तालाब वगैरह, बाहर तालाब साफ है, एकदम दिख रहा पानी, हाँ कम गहरा, कूद गए, कूदने के बाद डूब गए। तो डूबने के बाद होता क्या है, क्योंकि हम लोग बाहर देखकर अंदर गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा धोखा होता है। तो आप लोग अगर ये चैप्टर पढ़े रहेंगे तो आगे से याद रहेगा, हाँ सर बताए थे धोखा हो सकता है ना। तो ये जब गहराई का पहले अंदाज़ा हो तभी तालाब वगैरह में उतरना चाहिए, नदी वगैरह में, या कहीं भी ऐसा कोई साफ पानी जहाँ दिख रहा हो। तो क्योंकि ऐसे धोखा हो सकते हैं, किसके कारण होते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे पेंसिल कभी कभी अगर किसी वाटर में डालो तो टूटी दिखाई देती है। मान लीजिए कांच के गिलास में पेंसिल पेन कुछ भी डाल दो या छड़ी डाल दो, वो क्या बीच से हमको ब्रेक दिखाई देती है। क्यों ब्रेक दिखाई देती है? क्योंकि वहाँ से जो भी रे ऑफ लाइट चलती है वो क्या ऊपर आती ही मिलती हैं। देखो मैं हल्का बना दूँ, क्या कितने बनवाओगे तुम लोग, ऐसे समझ लेना चाहिए कि मान लीजिए इस वाटर में अगर ये एक डब्बा था, इसमें एक पेंसिल डाला मैंने, और इस पेंसिल को मैंने ऐसे डाला, ये पेंसिल है, ये इसके अंदर सब वाटर ही है ना। ये यहाँ से रे ऑफ लाइट चली, आँख लगा के आदमी देख रहा है, ये तो चूँकि नॉर्मल है, ये कैसी हो जाएगी, ऐसे जाएगी। आँख लगाओगे यहाँ पे, ये देखो आँख है चुन्नू की, तो चुन्नू को ये आँख से आती हुई कहाँ दिख रही है, इधर। ऐसे यहाँ से एक रे ऑफ लाइट और जाएगी ऐसे ना, और ये भी रिफ्लेक्ट होकर यहीं पहुँचेगी, फिर इसको भी यहीं बढ़ाएंगे, तो चुन्नू को ये कहाँ मिलती हुई, ऐसे देखो बना लेना जल्दी से थोड़ा सा, तो इधर कहीं मिलती हुई दिखाई देंगी। तो चुन्नू को क्या दिखेगा कि ये कहाँ पे, यहीं पे है, और ये यहाँ है, तो धोखा होता है। तो ऐसे धोखे होते रहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमको समझ में आता है, और मैं मिटा दूँ इसको, और जब ये यहाँ पे दिखाई देगी, अच्छा देखो यहाँ देखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब चूँकि अच्छा देखो अंदर दिखता, कोई चीज़ अंदर होती ठीक है, नीचे से उठी हुई, लेकिन ऊपर देखने में क्या हो रहा है, ये चूँकि यहाँ जाके ऐसे यहीं पे मिल जाएगा, ऊपर हमने ऐसे सीधे डाला था, देखो पूरा छोटा, ये ऊपर मैंने ऐसे डाला हुआ था पूरा, नीचे क्या हो रहा है, ये ऐसे गया तो ऐसे ही है देखो, लेकिन यहाँ नीचे थोड़ा छोटा भी हुआ, और ये यहाँ पे मिल रहा है ऐसे। तो हमको देखने पे क्या लगेगा कि पेंसिल यहाँ से क्या हो गई है, इस इंटरफेस से ब्रेक हो गई है, मुड़ी हुई है ना। ऐसा धोखा होता है। इसके बाद यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं बताए गए, नहीं उसके सारे बहुत सारे मिरेज के दिखाए जाते थे कि कैसे रेगिस्तान में मरीचिका बनती थी, जिससे यात्री क्या उनको कहीं सूखे मरुस्थल में तालाब का आभास होता था, वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही होता था। लेकिन कंडीशन कुछ होती थी कि जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर जाती थी, तो कुछ समय बाद जब भी उनका जो है क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट एक जो है एंगल से बड़ा हो जाता था, तो जो रिफ्रैक्ट होती थी वो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता था। तो इस कारण वो रे ऑफ लाइट लौट आती थी, जिसके कारण उनको क्या वहाँ तालाब होने का अनुभव होता था। पढ़ाया नहीं गया, चूँकि छोड़ देते आप लोग बताएंगे तो मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी थोड़ा बहुत बता दूंगा, ठीक है। यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, ये तो हम लोग पढ़ लिए। सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, तालाब की गहराई हमको नहीं पता चलती है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि लेंस क्या होता है। देखो लेंस कोई भी हो सकता है, क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, सरफेस 2 होनी चाहिए, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होना चाहिए। अच्छा वहाँ सरफेस कैसे होते थे, रिफ्लेक्ट करते थे, यहाँ कैसे होने चाहिए, रिफ्रैक्टिंग मतलब जो प्रकाश का क्या कराए, अपवर्तन कराए। कम से कम कितने होने चाहिए, 2 सरफेस होने चाहिए। हम लोग पढ़ चुके थे, सरफेस बना सकते थे। ये एक ऐसा बनाया, ये मुझको ऐसा दिख रहा है, मैं बाहर से देख रहा हूँ तो इसका ये वाला उठा हुआ है, और ये बाकी किनारे ऐसे। जब मुझको ऐसे दिखेगा बाहर से तो मैं इसको कौन सा कहता था, वहाँ देख के जल्दी से बोल दो। ऐसे देखो मैं यहाँ पे 2 बनाऊँगा। एक तरीका ये हो गया, ये किसी गोले खोखले गोले, मान लीजिए कांच के खोखले गोले भागो, देखो ऐसे मैं जब भी 2 गोले जोड़ूंगा, एक ये हो गया, मैं इसको मिटा देता हूँ, एक ये ऐसे बनेगा, ये एक शेप ये नज़र आएगी। इसको हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स लेंस कहेंगे। कौन सा कहेंगे, कितनी सरफेस है, एक सरफेस ये हो गई देखो,
और एक सरफेस ये हो गई, इधर वाली हो गई, ये सरफेस 2 हो गई। तो कितनी सरफेस है? 2, क्योंकि दोनों ट्रांसपेरेंट है, इसलिए कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी तो इससे क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी। इसीलिए हमने कहा ना रिफ्रैक्ट कितने सरफेस होने चाहिए? 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होने चाहिए। 2 कैसे हैं? तो 2 इसमें दोनों कर्व्ड हैं। मैंने एक और बनाया, ये एक गोला, ये मैंने एक ये स्फेरिकल बनाया, एक ये बनाया। मैं दोनों को हटा देता हूँ ऐसे, फिर मैंने इसके अंदर कुछ गिलास वगैरह भर दिया, तो एक ये ऐसे बनेगा। यहाँ भी देखो 2 सरफेस से, दोनों कैसी हैं? सरफेस कर्व है, तो यहाँ भी 2 सरफेस है और दोनों कैसी हैं? कर्व है। अब एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती थी, एक हम ऐसे लेते, ये स्फेरिकल बनाए और एक प्लेन कर दिया, तब भी एक सरफेस कैसी है? कर्व्ड है और एक कैसी है? प्लेन। तो हमको एक कंडीशन समझ में आ गई कि हम लेंस बनाएंगे तो एक कंडीशन दे दिया कि 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होनी चाहिए, और एक शर्त यह है कि 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस में एक प्लेन हो, कुछ भी हो, लेकिन एक सरफेस एट लीस्ट 1 सरफेस इज कर्व्ड, एक सरफेस उसकी कर्व होनी चाहिए, वक्र होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी हम देखते हैं क्या कि ऐसे बना हुआ, इसको ऐसे कर दें, तो एक सरफेस कम से कम कर्व्ड होनी चाहिए। इस प्रकार हम लेंस बना लेते हैं। ठीक है, लेंस बनाने का तरीका यह है कि 2 सरफेस में 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए? सरफेस ट्रांसपेरेंट, तभी उनका रिफ्रैक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और सामान्यतः जो भी लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं प्रयोगशाला में, वो किसके होते हैं? गिलास के, कांच के होते हैं। बनाना कांच का बना सकते हो, प्लास्टिक का बना सकते हो, फाइबर का किसी का भी बन सकता है, लेकिन कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे बनाते हैं। अच्छा, ये जो दिखाया जाता है ये इसका साइड व्यू होता है। क्यों साइड व्यू होता है? बात समझो। सरफेस कैसी है? हमने कहा ये मैं इसको रखता हूँ, सरफेस कर्व है। ये मैंने एक स्पेयर लिया। स्पेयर कैसे होते हैं? प्लेट जैसा होता है। प्लेट मैंने यहाँ पे रखा हुआ नहीं दिखाते। मान लीजिए कोई प्लेट है, तो प्लेट कैसी हुई? उठी होती एक गोलाकार। अब इस प्लेट को मैं दूसरी प्लेट को लाऊंगा, दोनों को मैं ऐसे रखूं तो प्लेट ऐसी तो होती है, थोड़ी घूमी हुई। अब इस प्लेट को मैंने लाया, रखा, अब दोनों प्लेट जोड़ दिया, दोनों ठक से रखा, तो सबको पता है जब ठक से रखोगे तो ये कौन सी? देखो प्लेट तो एक प्लेट ये थी, एक प्लेट ये, एक ये। जब ऐसे रखेंगे तो तुमको बाहर प्लेट गोल है तो तुमको कैसी नज़र आएगी? गोल। इधर वाली भी कैसी नज़र आएगी? गोल। और जब मैं उसको दिखाऊंगा फिगर, तो दोनों गोल थी, ये भी गोल, दूसरी रखी गोल, और दोनों को मैंने ढक दिया। अब दोनों सरफेस पहले बाहर से कैसे दिख रहे हैं तुमको? कर्व, लेकिन इसमें दिखाऊंगा तो कैसे? एक गोला होता, दूसरा टच कराते, जोड़ते, तो कैसा दिखता तुमको? बाहर से गोला ही तो दिखता, स्पेयर दिखता। स्पेयर यहाँ सर्किल जैसा दिखाएंगे, तो मैं चाहे कॉनकेव बनाऊँ, कन्वेक्स बनाऊँ, दोनों सर्किल जैसे दिखेंगे। लेकिन अब मैं जब इनको बाहर से देखता हूँ कर्व, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ये ऐसे हटा के तुमको साइड से दिखाता हूँ इसको घुमाने के बाद, तो आप क्या देखते हैं कि सरफेस ये बाहर की ओर कर्व है, ये भी बाहर की ओर कर्व है, तो ये वाली ऐसे बनती, ऐसी बनने मतलब ये। और इसको मैं कौन सा लेंस नाम देता हूँ? ये देखो, इस लेंस को हम कौन सा कहते हैं? ये कन्वेक्स लेंस कह देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके इस वाली सरफेस पे क्या होती है? देखो ये वाली सरफेस जो होती थी, सबको पता, जो बाहर की ओर उभरी हो, इस पे अगर कोई भी रे ऑफ लाइट डालते थे तो हम लोग क्या कहते थे? जिसके बाहर का भाग उभरा हुआ हो तो हम लोग क्या कह देते थे कि ये कौन सा है सरफेस? कन्वेक्स है। तो यहाँ भी सरफेस कैसा है? कन्वेक्स है। और जिसके अंदर वाली को दिखाते थे उसको क्या कहते थे? कनकेव कहते थे। तो यहाँ दोनों नाम वैसे रख देते हैं, कनकेव और कन्वेक्स रखते हैं, काम वही, तरीका। तो हम लोग जो भी बुक में देखते हैं वो कौन सा व्यू है? साइड व्यू, ये वाला। इसको ऐसे घुमा के तुमको दिखाया जाता है। बाकी तुम चूँकि बुक और कोई पहचान ही नहीं, जब भी लेंस आप बनाएंगे तो क्या होगा? क्योंकि सरफेस ऐसे वो फ्रंट वाला तो दोनों वही दिखेगा ना। अब मान लीजिए एक सरफेस ऐसी है कर्व, ये ऐसी है, ये ऐसी, दोनों ऐसे, बीच में तुमने भर दिया मटेरियल। अब ये जब इसको मैं ऐसे बनाऊंगा तो सबको पता, तुमको साइड से दिखा रहे हैं, तब तुमको दिखेगा हाँ सर ये ऐसे ऐसे है, ये इधर गया। दोनों मैंने फिगर देखा था ऐसे वाला, और ये हो रहा था। लेकिन अब मैं इसको केवल बुक में ऐसे रख दूं तो तुमको तो गोल ही दिखाई देगी बाहर की प्लेट, तब भी नहीं दिखेगा। लेकिन जब साइड से दिखाऊंगा तो दिखता है। ये ऐसे दिख रहा है, नहीं दिखा, लेकिन मैंने घुमाया और ये ऐसे दिखता है। अजीब लग रहा होगा ना कि दिख ही नहीं रहा होगा। प्लेट होती तो एग्जाम्पल बता देते, है नहीं। इतने समझदार तुम लोग हो कि मैं उम्मीद करता हूँ। तो एक तो हमने ये देखा, ये, और मैंने इसका कौन सा नाम दे दिया? कन्वेक्स लेंस, है ना। कन्वेक्स को कौन सा? कन्वेक्स लेंस। और ये एक ये, अच्छा ये कौन से व्यू हैं? साइड व्यू, है ना। कौन से व्यू हैं? समझ गए होंगे, घर में प्लेट जोड़ के देख लेना। ये देखो,
अच्छा, इनमें कितनी सरफेस है? मैंने कहा था 2 ही होनी चाहिए, एक सरफेस 1 है। अच्छा, ये किसी भी सरफेस का है, ये देखो। अच्छा, देख सकते हो, देखना चाहो, ये देखो सरफेस ही तो है 2, तो सरफेस का मैंने कौन सा दिखाया है? साइड भी होते हैं, देखो मेन तो ये होता है, हम कौन सा दिखा रहे हैं? साइड, यहाँ भी साइड। तो इस सरफेस का सेंटर इधर होगा और इस वाले सरफेस 2 का सेंटर इधर होगा। तो सरफेस 1 का सेंटर इधर होगा, हम कहते हैं इधर कहीं होता तो हम C1 इधर लिख देते, सरफेस 2 का सेंटर इधर होता तो C2 इधर लिख दे और दोनों को मिला दे। और ये C1 और C2 से होकर जाने वाली लाइन को हम कह देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? अगर दोनों सरफेस वक्र एक जैसे हैं कर्व, तो दोनों के सेंटर की दूरी क्या होती है? इनके इक्वल होती है। और इस C1 और C2 का मिड पॉइंट क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ऑप्टिकल सेंटर की वजह से इसको किससे दिखाते हैं? ओ से। थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, नियम वही सारे चल रहे हैं। इसमें भी वही कंडीशन। कितने सरफेस हैं? 2। तो इस वाली सरफेस 1 का सेंटर इधर आएगा कहीं, ऐसे मान लो ये C1 हो गया, थोड़ा सा दूरी बनाना चाहिए ना, बुक में बना लेना। ये इसका C2 इधर हो जाएगा। इसमें देखो C2 इधर है, C1 इधर, सरफेस के हिसाब से मैंने नाम दे दिए, ठीक है। और कुछ, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। और चूँकि रे ऑफ लाइट जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी। अच्छा, चूँकि सबको पता है मीडियम, अच्छा कितनी बार इनके अंदर रिफ्रैक्शन होता होगा, सोच के बताओ। सबको पता है जब भी मीडियम बदलता है उनका डेविएशन होता है रे ऑफ लाइट का। तो पहले अगर वायु होती तो इधर भी वायु है, इधर भी वायु है यार, यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी तो मीडियम चेंज होगा। एक बार इस इंटरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा, या तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी या तो नॉर्मल से दूर हटेगी। और यहाँ सबको पता है नॉर्मल की ओर ही झुकेगी। क्यों? क्योंकि एयर के अलावा हम जब भी कोई भी मीडियम लेंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? एयर की अपेक्षा ज़्यादा होगा। जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की अपेक्षा ज़्यादा होगी तो वो नॉर्मल की तरफ ही झुकाएगी, उसको मोड़ेगी। तो यहाँ भी किसकी तरफ झुकेगी? नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल कैसे बनाएंगे? मैंने बताया था, जिस सरफेस वक्र को मिलाना होगा उस पर परपेंडिकुलर ड्रा कराएंगे। और चूंकि गोल स्फेयर पे कैसे परपेंडिकुलर कराते हैं? मैंने कहा था उसके सेंटर। तो इस वाली सरफेस का सेंटर क्या होगा? ये। तो इसके सरफेस से हम परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे, फिर अगली बार क्या करेंगे? उसकी तरफ झुका देंगे। और इसके बाद यहाँ पे भी बनाएंगे, तो इसके लिए इससे परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो याद रखना, दोनों तरफ अभिलंब किससे बनेंगे? इसके लिए अभिलंब यहाँ से मिलाओगे परपेंडिकुलर, ये करके डाट, और इसके लिए ये डाट मिलाओगे। और चूँकि जब यहाँ मिलाओगे तो चूँकि लाइट उसके बाद सीधी ही जाएगी एक बार विचलित होने के बाद, फिर यहाँ से चूँकि ये अंदर डेंसर में चलेगी, फिर डेंसर टू रेयर में जाएगी। और डेंसर टू रेयर में जाते समय क्या होता है? अभिलंब से दूर हटती है। ये कंडीशन में दिखाना चाहूँ तो ऐसे दिखा सकता था। ये देखो, ये एक ऑप्टिकल सेंटर था, मैंने ऐसे नाम दे दिया। ये कोई भी रे ऑफ लाइट आती, ये C1 नहीं C2 इस वाली सरफेस के लिए ना, S1 के लिए C1 हो गया, क्या लिख रहे हैं S2 है ना, ये C2 हो गया। ये S1 के लिए इसका सेंटर इधर हो गया, C1 हो गया। एक रे ऑफ लाइट आई, मैंने कहा ये रे ऑफ लाइट आ रही थी, हमने कहा था इस पर परपेंडिकुलर बनाना है। तो इस पर मैं क्या करूँगा? इसके सेंटर से मिलाऊंगा ऐसे, थोड़ा गंदा बनेगा, समझ लेना ना, ऐसे। अच्छा बोलो, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी कि नॉर्मल से दूर हटेगी? जाती है ऐसे, देखो ये थोड़ा सा ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी और नॉर्मल की तरफ झुक के ऐसे जाएगी सीधे। अच्छा, नॉर्मल की तरफ ना झुकती तो ऐसे जाती ना, अंदर जहाँ ऐसे रहती, ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ी और ऐसे निकल गई। इसको मैंने ओ नाम दिया, यहाँ तक कि ऐसे ही जाएगी। अब चूँकि यहाँ पे हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे? सबको पता फिगर में यहाँ से यहाँ दिखा दिया गया होगा, जैसे दिखा दिया हो। फिर मैं इसको यहाँ से मिलाऊँगा थोड़ा सा, मैं जल्दी बताने के लिए, क्यों मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये समझ लेना थोड़ा सा, ये नॉर्मल है। अगली बार जाना कैसे चाहिए था? सीधी। तो क्या सीधी जाएगी? अच्छा बताओ, इस बार क्या होगा? जितना पहले नॉर्मल की तरफ बेंड हुई थी, ये नॉर्मल की तरफ जितना ही बेंड हुई थी उतना ही नॉर्मल से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। तो कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि अब क्या जा रहा है? गिलास से वाटर। अच्छा अब सोचो, अंदर पहले ये रे ऑफ लाइट सीधे जा रही थी, नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड हुई, यहाँ सीधी चलती रही। अगली बार क्या हुआ? अब ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन मीडियम बदला, फिर जितना नॉर्मल की तरफ बेंड हुई थी उतना ही नॉर्मल से दूर हट गई, फिर ऐसे हो गई। तो हमको ये क्या नज़र आती कि अंदर थोड़ा बहुत मुड़ी क्या हुई, लेकिन जब ये यहाँ से और यहाँ निकली तो दोनों एक लाइन में दिख रही हैं। ठीक है, ये देखो दोनों कैसी दिख रहे हैं? ये वाली एक लाइन में हो जाती हैं।
क्यों? क्योंकि पहले कुछ भी चली, अंदर थोड़ा मुड़ी, लेकिन मीडियम से निकलते समय फिर ऐसे होगी। और मैं जब इनको मिलाता हूँ तो मुझको एक लाइन से दिखती, और कहाँ से होकर जाती हुई दिखती? ऑप्टिकल सेंटर से। इसीलिए ये मान लिया जाता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है वो बिना विचलित हुए, उसका डेविएशन, चूंकि यहाँ पे डेविएशन होता है लेकिन इतना कम होता है कि हम नहीं मानते, हम कहते हैं वो बिना विचलित हुए एक सीधी रेखा में निकल जाती। यहाँ इनका डेविएशन कम हुआ, ये केवल अपने से थोड़ा सा क्या हुई, हटी है, ठीक है, लेटरल। तो हम इसको क्या कहते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण अपने मतलब प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो थ्रू द मीडियम, उसी मीडियम में बिना विचलित हुए निकल जाती है। और हम लोग उसमें क्या पढ़ते थे, उसमें तो यह भी नियम बताया गया था कि कोई भी प्रकाशिक मतलब वहाँ वक्रता केंद्र होती थी ना, पर वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात क्या होता था, पुनः उसी माध्यम में लौट जाता था, क्योंकि वहाँ सरफेस पॉलिश था तो जा तो सकते नहीं था, तो लेकिन लौटता कैसे था, उसी सेंटर से। वहाँ यहाँ भी वही काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्रांसपेरेंट है तो सीधा निकल जाता है। तो मेरे कुछ नियम बनते जा रहे हैं, हम उन नियमों को थोड़ा सा ध्यान देंगे। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत सारे इनके गुणों का अध्ययन किया गया कि करते क्या है, लेंस हम बनाए क्या है, हमारे उपयोग क्या है लेंस के। तो लोग देखते गए, मैं इसी में बना देता हूँ, इसी को थोड़ा सा मिटा दूँ। उन्होंने क्या देखा कि जब भी इसके मान लीजिए कोई भी रे ऑफ लाइट, मान लीजिए सन से आ रहे हैं तो सन से आने वाली रे ऑफ लाइट को हम क्या मानेंगे, पैरेलल मानेंगे। तो हमने कहा पैरेलल जो भी रे ऑफ लाइट आई सबके रिफ्रैक्शन 2 बार होंगे, लेकिन मैं उतना नहीं दिखा, तो मैंने कहा हल्का सा हम अज्यूम कर लेते कि इनके अंदर ये इतने पतले छोटे होते हैं कि नहीं दिखते। अच्छा, एक बात और याद रखना, लेंस कोई पूछे ये कौन सा, मैंने बता दिया था कनकेव है, पहचान क्या है, देखते हैं ये बीच में मोटे हैं और ये बीच में क्या है, पतले हैं। तो हमने कह दिया ये बीच में क्या होंगे, बीच में क्या होंगे, थिकर, थिकर मतलब मोटे, और ये बीच में क्या है, थिनर, पतले। तो ये बीच में मोटे हैं और ये बीच में पतले हैं, ये किनारों की ओर पतले हैं, ये किनारों की ओर थिनर है, और ये किनारों की ओर मोटे दिख रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जो कन्वेक्स लेंस होते हैं वो बीच में थिकर होते हैं, किनारों पर थिनर होते हैं, और जो कनकेव होते हैं वो बीच में थिनर होते हैं, किनारों की ओर थिकर होते हैं। ठीक है, हो गई लेंस की पहचान, यही इसकी पहचान। जब भी कोई लेंस पूछे तो क्या होते, पहचान बता देना। सरफेस कैसी होती, 2 सरफेस होनी चाहिए, 1 लीस्ट, एक सरफेस तो कर्व होनी चाहिए। मैंने बाकी भी बनाना सिखा दिया था, एक प्लेन एक कर्व, एक प्लेन एक कर्व। इस तरीके से भी लेंस बनाए जा सकते हैं, कभी इधर का कर्व रखते हैं, इधर का प्लेन करते हैं, कभी इधर का कर्व, इधर का प्लेन, इसमें भी यही करते हैं, एक प्लेन एक कर्व, एक प्लेन एक कर्व। तो इस तरीके से देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लेंस बना लेते हैं, प्लेन कर्व करके। एक कर्व में क्या होता है, कॉनकेव में कहीं रख देते हैं, कहीं कन्वेक्स, तो वो सब बहुत नहीं पढ़ना है, केवल समझना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब भी ये रे ऑफ लाइट, मैं इसके सामने कोई कागज का टुकड़ा रखता हूँ तो क्या देखता हूँ, ये सारी लाइट किसी एक पॉइंट पे फोकस है, और वो कुछ समय तक मैं रखे रहता हूँ तो वो कागज क्या करता है, धू धू कर जलने लगता है। तो मैंने क्या सोचा कि बाहर से तो बहुत सारी रे ऑफ लाइट आई, 100 की आई, उस 100 कहाँ पे हो गया, एक कागज पे केंद्रित हो गया, सेंट्रलाइज हो गया। और चूंकि लाइट में क्या होती, ऊर्जा होती, तो ये सारी ऊर्जा जब एक जगह मिली तो कागज जल्दी गर्म होगा, और जल्दी गर्म होगा, गर्म होने पर क्या कुछ समय बाद जलने लगता है। तो चूंकि बहुत सारे बचपन में आपने खेला होगा, कांच लाते थे, रखते थे और उसको जलाते थे ना। ये रे ऑफ लाइट आई, ये ऐसे गई, ये सेंटर मान लिए क्या, थोड़ा सा और मोड़ दो मेरे भैया, यहाँ मान लो ये ऐसे गई, तो अगली बार भी इसी से देखे हम गई, यहाँ भी देख रहे हैं ये इसी पॉइंट से होकर गई, ये वाली भी इसी पॉइंट से होकर चली गई। अच्छा, तो क्या देख रहे हैं, जानी कैसी चीज़ थी, पैरेलल। ये इसने इस रे ऑफ लाइट को देखो, मीडियम ना बदलता तो ऐसा होता, इसने इतना मोड़ दिया। अच्छा, लेंस रखे कहते हैं, मोड़ने के लिए तो रखे, इसको देखने के लिए थोड़े ना लाएगा, नहीं तुम आओ रे ऑफ लाइट को ऐसे जाने दो, तो क्या मतलब तुम्हारे रखने। तो अच्छा, इसका हम जब भी कोई लेंस रखते हैं, बनाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो मेरा मुख्य उद्देश्य क्या होता होगा, यही। मैं अगर ये वाला लेंस बनाया हूं तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये रे ऑफ लाइट क्या हो, मुड़ जाए। अच्छा, जितने ज़्यादा मुड़ती होगी तो मैं कहता हूँ इसकी क्षमता बढ़ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको किसके लिए लाया, मोड़ने के लिए। क्योंकि सबको पता है हम जिस काम के लिए जिसको लाएं और वो काम वो उतना ही अच्छा करे तो हम कहेंगे इसकी क्षमता अच्छी। एक मजदूर लाए हो, वो 5 ईंटें ढो पा रहा है एक बार में, एक लाए हो 10 ढो रहा है, तो हम कहेंगे इसके काम करने की क्षमता बढ़िया है। तो किसकी क्षमता ज़्यादा है, जो 10 ढो पा रहा है। तो यहाँ पे हमने लेंस को लाया है, किसके लिए लाया है, इसको मोड़ने के लिए लाया है। तो जो रे ऑफ लाइट को ज़्यादा मोड़ लेगा उसकी क्षमता ज़्यादा होगी, जो रे ऑफ लाइट को कम मोड़ पाएगा उसकी क्षमता कम होगी। किस लेंस में भाई, कन्वेक्स लेंस।
क्योंकि अभी हमने इसी के बारे में सीखा है कि ये केवल लाइट को क्या करता है, मोड़ देता है, और मोड़ने के कारण इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कह देते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को किसी एक पॉइंट पर मोड़ देता है, और चूंकि जिस पॉइंट पे मोड़ता है वो किससे होकर जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? C1 और C2 से होकर जाने वाली थ्रू द लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो हमको ये सारी चीज़ें समझ में आती गई, तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? इसका फोकस कहलाएगा। फिर इसके बाद हम फोकस भी बताएंगे कौन कौन से होते हैं। तो इस वाली सरफेस को हमने क्या माना था? पहला, तो इसका फोकस क्या होगा? F1 होगा। इस वाली सरफेस के लिए दूसरी सरफेस है, तो यहाँ पे भी कोई फोकस होगा, अगर उधर से डाला जाए तो ये F2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी 2 फोकस होंगे, चूंकि इसमें याद रखना उसमें केवल एक ही फोकस होता था ना, इसमें कितने? 2 कर्व्ड सरफेस हैं, तो कितने फोकस होंगे? 2 सरफेस होंगे। अच्छा, एक प्लेन ले लेते तो उसका फोकस क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। यहाँ तक ही हमको बात समझ में आ गई। इसके बाद मैं दूसरा लेंस लेता हूँ, मैं इस लेंस को लेता हूँ, इसमें भी मैंने रे ऑफ लाइट को पैरेलल डाला। मैं यही सोच रहा हूँ कि जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल डालते हैं क्या होता है। तो मैं जब इस लेंस को देखता हूँ तो इसने क्या किया? इतने में मैंने रे ऑफ लाइट भेजी थी। अब इसने क्या किया? इसने इसको ऐसे फैला दिया, ऐसे डाइवर्ट कर दिया। ये देखो, तो जो रे ऑफ लाइट का पहले क्षेत्र कम था, अब क्या हो गया? देख के बोलो, ज़्यादा हो गया। ऐसा इस लेंस को मैं रखूँगा, मैंने छोटे में लाइट भेजी, जब मैं इधर उसको लूँगा तो सबको पता है, ये देखो पहले ये यहाँ तक की चमक रहा था, अब ये देखो इसका क्षेत्र बढ़ गया। पहले मान लीजिए 10 सेंटीमीटर में चमक रहा था, अब 20 में चमकने लगा। इसने डबल कर दिया। जब डबल कर दिया तो मैंने कहा बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि इसका तो काम ही ना प्रकाश किरणों को फैलाना। क्योंकि अगर मोड़ना ही होता तो मैं इसको रखता, और अगर कुछ भी नहीं करना होता तो मैं सीधे भेज देता, काहे कुछ रखता। इस बार मैं क्या चाह रहा था कि रे ऑफ लाइट जो कम क्षेत्र में है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, तो मैंने इसको रख दिया। अच्छा, अगली बार एक और लेके आए, उसने थोड़ा सा और ज़्यादा फैला दिया, तो हम कहेंगे इसकी अपेक्षा वो ज़्यादा फैला रहा है। तो जो भी रे ऑफ लाइट को ज़्यादा फैला देगा तो हम क्या कहेंगे? उस वाली लेंस की क्षमता ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको उसी काम के लिए लिया। किस काम के लिए? कि वो रे ऑफ लाइट को उतने ज़्यादा डाइवर्ज करे। तो जो जितने ज़्यादा डाइवर्ज कर लेगा उसकी ज़्यादा क्षमता है। तो हमको 2 चीज़ समझ में आ गई कि लेंस की क्षमता किस पे डिपेंड है? पावर। वो क्या काम करता है? या तो मोड़ने का करता है या फैलाने का। तो जो काम जितने उसका मोड़ने या फैलाने का जितने अच्छा करेगा, हम कह देंगे उस लेंस की क्षमता उतनी पावर क्या है? अच्छी है। यही लेंस के यूज होते हैं। तो मैं यहाँ पे रे ऑफ लाइट को देख रहा हूँ, चूँकि मैं इधर देखूंगा तो कहीं नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि लगातार इनकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। मैं इनको किसी एक पॉइंट पे पीछे, इसका मान लो सेंटर थोड़ा पीछे कर दूँ, नहीं मज़े नहीं आएगी। ये मैं पीछे बढ़ाता हूँ, ये देखो मैं इनको जब पीछे बढ़ाया तो कहीं एक पॉइंट पे फिगर थोड़ा कम मज़ेदार है, बनाऊँगा कल अच्छे से। ये तो मैंने क्या देखा, इसका सेंटर यहाँ मान लो, और जब मैं इसके फिगर को मैं देखा तो मुझको ये कहीं पीछे से एक पॉइंट से होकर, देखो पॉइंट एक ही है, एक पॉइंट से होकर आती हुई प्रतीत हुई। प्रतीत याद रखना, आती नहीं, आती तो ये है। लेकिन मैं जब यहाँ आँख लगा के देखूंगा तो मुझको क्या दिखाएगी? ये इधर से आ रही, ना कि ये दिखाई देगा। इधर भी मैं आँख लगाऊंगा मुझे ये दिखाई देगा किसी एक पॉइंट से आ रही है। तो मैं जब भी इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे? इसका फोकस कह देंगे। यहाँ भी इस पॉइंट, यहाँ होकर जिस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर जाती हैं उसको क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे लेंस का। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर आती हुई प्रतीत होती है, मैं उसको फोकस कह दूंगा। तो आज जितनी समझनी थी चीज़ें हम इन चीज़ों को समझ लिए। कल क्या थोड़ी सी कुछ लैंग्वेज लिखा दे और बाकी कल लिखाया जाएगा तुम लोग को। तो हमको ये समझ में आता है लेंस क्या होता है। हमने कहा था कि 2 सरफेस होनी चाहिए, एक एटलीस्ट कर्व्ड होनी चाहिए, वक्र होनी चाहिए। अर्थात लेंस क्या होता है? 2 पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, है ना? क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। तो हम क्या लिख देंगे लेंस के लिए? क्या लिखेंगे? एनी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। एनी ट्रांसपेरेंट, एनी ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग। रिफ्रैक्टिंग मतलब अपवर्तित, है ना? रिफ्रैक्टिंग मीडियम। मीडियम आज बड़ा बड़ा लिख देना। बाउंडेड, बाउंडेड मतलब घेर दिया जाए। बाउंडेड बाई 2 सरफेसेज, 2 सरफेसेज, 2 सरफेसेज एट लीस्ट। मैं बोल इसलिए दे रहा हूँ कि मान लो कभी तुमको लोगों को कहते हो कि सर दिख नहीं रहा, तो दिख नहीं रहा तो बोल तो देते ही हैं। 1 सरफेस, 1 सरफेस, 1 सरफेस शुड
should be curved is called a lens। अर्थात क्या लिखेंगे, दो पृष्ठों, इसमें मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, कम से कम एक वक्र, वक्र मतलब कर्व्ड, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। कांच के बनाए जाते हैं, प्लास्टिक किसी भी बना सकते हो ना, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, शब्द क्या है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने दो पढ़े थे, कौन कौन से, पहला कन्वेक्स लेंस पढ़े थे, पहला कौन सा पढ़े थे, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस क्या होंगे, कन्वेक्स लेंस देयर इन लेंसों को क्या कहता है, जो बीच में क्या होंगे, बीच में थिकर होंगे और किनारे की ओर क्या होंगे, बोलो, मैं लिख दूंगा थिकर एट द सेंटर, थिकर, देखो ये देखो बीच में क्या है, मोटे है ना, तो इनको क्या कहेंगे, थिकर एट द सेंटर पे क्या है, थिकर है, थिकर एट द सेंटर एंड थिनर कहाँ पे, इनके इन वाले पॉइंट पे ना, किनारों पर, इन थिनर एट देयर एज, किनारों पर, एज क्या होता है, किनारों, देयर एग, ठीक है, देयर एग्स, अंडा वाला नहीं। दूसरा कौन सा, कॉनकेव, इसमें थिनर, यहाँ थिकर था, ये बीच में क्या होते हैं, थिनर होते हैं, थिनर एट द सेंटर, और क्या लिख देंगे, एंड थिकर एट देयर एक्स, है ना, बीच में इनको क्या बोलेंगे, बीच में मोटे किनारों की ओर क्या होते हैं, पतले, है ना, किनारों की ओर पतले, ये बीच में पतले और किनारों की ओर मोटे, ठीक है। तो ऐसे मैंने और बाकी सारी चीज़ें बता ही दी। अब तुम लोग पढ़ते रहना। आज की क्लास समाप्त कराते हैं। कल दो जो चार इनकी हेडिंग लिखा देंगे, बता तो दिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इसका कल बता देंगे लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर मैंने बता दिया, लेंस की क्षमता भी सीख लियो, है ना। तो बाकी थोड़ा बहुत बता देंगे कि कैसे उनकी क्षमता किन पर डिपेंड करती है, कौन से किसके काम आते हैं। कल लेंस लगभग समाप्त हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलिए, आप सभी को शुभ रात्रि। इसी के साथ पढ़ते रहिए, अपना भविष्य बनाइए।